मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, ये क्या है देखो, ये मैक्समैन बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये। इसमें हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं एफ वी। एफ वी इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये होता है, ठीक है, मैक्समैन बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये होता क्या है, इट इज डी एन वी अपॉन एन डी वी, ये होता है, वेयर एन इज टोटल मॉलिक्यूल्स, जितने भी कंटेनर में टोटल मॉलिक्यूल्स है वो एन हो गया। डी एन क्या हो जाएगा, डी एन वी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v। वेलोसिटी v के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये एफ वी वर्सेस v का ग्राफ है। ओके, एफ वी वर्सेस v का ग्राफ है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v क्या है, डी एन वी। सो डी एन वी अपॉन एन क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v, ठीक है ना, डी एन वी अपॉन एन। डी एन वी अपॉन फिर इसको डीवी से डिवाइड कर दिया, डीवी से डिवाइड करके एफ वी आ जाता है, ठीक है ना। मतलब एफ बी क्या हो गया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी वी पर यूनिट वेलोसिटी, ये होता है। अब इसको आप प्लॉट करते हैं तो ये आता है, इस तरह का ग्राफ आता है। अब इसमें क्या होता है ना, देखो इसको समझो, व्हाट डज दिस स्ट्रिप मीन। एक स्मॉल स्ट्रिप, इसका एरिया, व्हाट इज दिस, देखो ये वैल्यू है डीवी, वाई एक्स एक्सिस पे आपने वेलोसिटी प्लॉट की है, सो दिस इज डीवी ना, स्मॉल डीवी। और ये क्या है, एफ वी, वाई एक्सिस पे आपने एफ वी प्लॉट किया है, एफ वी। तो जो एरिया है वो क्या है, एफ वी इंटू डीवी। एफ वी इंटू डीवी क्या हो जाएगा, ये एफ वी है, एफ वी को अगर डीवी से मल्टीप्लाई करोगे तो डी एन बाय एन रह जाएगा ना। मतलब ये जो स्ट्रिप का एरिया है वो आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स देता है विच हैज ए वेलोसिटी इन दिस रेंज। ये ना पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी नहीं देता, ये ध्यान से समझो इस बात को, ये एक रेंज है। सपोज डीवी की वैल्यू है 2, सपोज डीवी की वैल्यू है 2, तो ये है मान लो 80, ये है 82। 80 से लेके 82 तक स्पीड जितने मॉलिक्यूल्स की है, उन मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन क्या है, समझ में आई बात है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा कि एग्जैक्ट 80 का कितना स्पीड है, नहीं, आपको क्या देगा, रेंज देगा, रेंज, ठीक है ना। 80 से लेके 82 के बीच में जितने मॉलिक्यूल्स है उनकी फ्रैक्शन क्या है, वो कैसे आएगा, इन दो, मतलब इस स्ट्रिप का एरिया। आप बढ़ा लो स्ट्रिप का एरिया, आप इतना कर लो। अगर आपको यहां से यहां मान लो आपको आपको 100 से 200 तक आपको चाहिए कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव स्पीड बिटवीन 100 एंड 200, तो आप 100 से 200 तक एरिया निकाल लो, आपको ये फ्रैक्शन मिल जाएगी। एरिया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एरिया को रिप्रेजेंट करता है बिटवीन टू पर्टिकुलर स्पीड्स। क्लियर होगी बात है, ओके। फिर ये एफ वी की वैल्यू होती है जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशिएंट आपके लिए। इसकी कोई वैल्यू भी होती है, ये होती है, देखो ये डी एन वी अपॉन एन इंटू डी वी, दिस इज इक्वल टू 4 पाई एम अपॉन 2 पाई आर टी रेज टू पावर 3/2 ई रेज टू पावर माइनस एम वी आर अपॉन 2 आर टी।
ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप बता रहा हूँ कि ये होती है वैल्यू, ये डिराइव किया जा सकता है, हमारे सिलेबस में है भी नहीं है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है कि जो स्ट्रिप है वो क्या बताती है, दो डिफरेंट वेलोसिटीज के बीच में जितनी टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगी वो बताती है। क्लियर? तो दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये अच्छा, इसमें और क्या क्या बातें पता चलती हैं। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज एफ बी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच है वेरी लो स्पीड, जैसे ये क्या बताएगा, ये स्टेप क्या बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी स्पीड इस रेंज में आती है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच है वेरी लो स्पीड एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच है वेरी हाई स्पीड, बोथ आर वेरी लेस। देख लो ये कम है ना, हाइट इसकी बहुत कम है ना, तो जो बहुत तेज दौड़ रहे हैं और बहुत स्लो दौड़ रहे हैं वो मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एवरेज स्पीड वाले, मतलब जिन मॉलिक्यूल्स की स्पीड एवरेज सी है, मॉडरेट सी स्पीड है, इसको एवरेज नहीं कहते, इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमीडिएट स्पीड, वेरी लेस मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई स्पीड एंड वेरी लेस मॉलिक्यूल्स हैव वेरी लो स्पीड। ठीक है ना, एक कंटेनर में सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड एक जैसी नहीं होती। चलो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पे। According to Maxwell-Boltzmann distribution energy, the fraction of molecules with most probable kinetic energy decreases at higher temperatures। ये बात सही है? देखो ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये क्या है ना, इसमें एक और पॉइंट है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, देखो ये ध्यान से देखना, ये है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एट टेम्परेचर T1। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो पता है क्या होता है, ये कर्व थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है। समझ में आई बात? ये कर्व थोड़ी सी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो अब क्या असर पड़ेगा इसका, देखो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड मोस्ट, ये स्पीड एक्स एक्सिस में हमने स्पीड प्लॉट की है, दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये वाली। इस स्पीड को ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं, दिस वन। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब क्या, स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स। एक कंटेनर में ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वो ये जो इस कर्व का पीक है वो बताएगा ये। ओके, तो ये पीक क्या है, नीचे शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा आगे चला गया और नीचे शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, देखो ये एरिया अगर आप देखोगे, कौन सा एरिया ज्यादा है, x1 एरिया ज्यादा है या x2 एरिया ज्यादा है? x1 एरिया ज्यादा है क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, सो x1 इज मोर, x2 इज लेस। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से हुआ क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैज डिक्रीज्ड बट वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैज इंक्रीज्ड। समझ में आई बात? देखो विच इज मोर, काइनेटिक एनर्जी 2 इज मोर और काइनेटिक एनर्जी, स्पीड बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 2 ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी 1 ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने से, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बढ़ गई, पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम हो जाता है। क्लियर बात है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर, दिस इज करेक्ट। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएगा विद मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कह लो चाहे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कह लो, बात तो एक ही है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, ये बात सही है? इंक्रीज थोड़ी होता, डिक्रीज होता, तो गलत हो गया। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर, सही है बात, दिस इज ट्रू। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ जाती है ना हायर टेम्परेचर पे, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर, ये गलत हो। तो 1 and 3 आर करेक्ट आंसर। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व flattens out with increase in temperature as shown in figure. Thus, with increase in temperature, most probable kinetic energy increases and fraction of molecules possessing most probable kinetic energy decreases. हाँ, next point देखो, in the graph showing Maxwell Boltzmann distribution of energy,
एरिया अंडर द कर्व मस्ट नॉट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात सही है। देखो फिर से मैं इस बात को रिपीट करता हूं, कर्व के अंदर जो एरिया है वो क्या, ये मान लो 2 पॉइंट्स हैं, दीज आर 2 डिफरेंट पॉइंट्स आई एम टेकिंग। तो ये 2 पॉइंट के बीच में जो एरिया होगा वो क्या बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड बिटवीन से 10 to 50, 10 से 50 के बीच में जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इस एरिया से आ जाएंगे। तो अगर मैं टोटल एरिया कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया तो टोटल फ्रैक्शन आ जाएगा, वन आ जाएगा। टोटल मॉलिक्यूल्स तो फिर समझ में आई बात है, टोटल एरिया तो फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग एनर्जी स्पीड फ्रॉम 0 to infinity, वो तो वन ही आ जाएगा ना, इट इंक्लूड्स ऑल मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन टोटल मॉलिक्यूल और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल थोड़ी ना चेंज होने वाले हैं, तो एरिया तो सेम रहेगा, ठीक है ना। एरिया इसका वन ही रहता है, यूनिट ही रहता है, फ्रैक्शन तो वन ही होता है ना। सो ये बोल रहा है एरिया अंडर द कर्व मस्ट नॉट चेंज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात सही है, दिस इज करेक्ट, एरिया चेंज नहीं होगा। एरिया अंडर द कर्व इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात गलत है। एरिया अंडर द कर्व डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बात गलत है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कर्व ब्रॉडन्स एंड शिफ्ट्स टू राइट साइड, सही है बात। कर्व थोड़ी सी ब्रॉड हो जाती है और राइट साइड शिफ्ट हो जाती है। 1 and 4 आर करेक्ट। What happens to most probable kinetic energy and energy of activation with increase in temperature? ये इसमें 2 चीजें हैं, पहला तो हमने कर ही लिया, मुझे बताओ मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ये बात हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिवेशन एनर्जी ना टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मैं ये ध्यान से समझो, पहले ये देख लो, ये तो ऊपर वाला पॉइंट ही है सारा। मैक्सवेल बोल्टजमैन डिस्ट्रीब्यूशन का फ्लैटन्स आउट एंड शिफ्ट्स टू राइट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये हायर टेम्परेचर है, ये लोअर टेम्परेचर है, तो ये काइनेटिक एनर्जी 2 इज मोर देन काइनेटिक एनर्जी 1, है ना। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हैज इंक्रीज्ड, ये बात तो हम कर चुके हैं। एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये बात ध्यान सुनो क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये है पोटेंशियल एनर्जी और ये है रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो मैं रिएक्शन कंसिडर कर रहा हूं, सपोज A2 प्लस B2 गिव्स 2AB। दो मॉलिक्यूल्स AB के बनते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन होने के लिए क्या होता है, पहले ये देखो, पहले A2, चलो यहां ड्रॉ कर लेते हैं A2 प्लस B2, है ना। अब ये पहले कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करके क्या बनाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ना, फिर ये क्या बना देंगे दोनों, इसकी एनर्जी को हम बोल देते हैं ER, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम बोल देते हैं EC, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी। क्या है, सारी पोटेंशियल एनर्जीज हैं ये सारी। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एनर्जी को हमने बोल दिया EP। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप EC माइनस ER, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का ग्राफ क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो क्या होगा, देखो इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो A2 की स्पीड बढ़ जाएगी और B2 की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो वो दोनों ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से टकरा सकते हैं। तो वो ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, बट एक्टिवेशन एनर्जी तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है ना, समझ में आई बात। तो इसलिए टेम्परेचर के साथ एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती। हाँ ये है कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा कोलाइड करेगा तो ये यहाँ ज्यादा आसानी से पहुंच सकता है, बट एक्टिवेशन एनर्जी तो उतना ही रहेगा, ठीक है ना। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि देखो एक्टिवेशन एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस है। अब टेम्परेचर के साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल वेरी नहीं करेगी, क्योंकि इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस हैं टेम्परेचर के साथ थोड़ा बहुत वेरी तो करेंगे, बट वो नहीं, अब हम मानेंगे कि नहीं करते।
हाँ, क्लियर है बात। तो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती।